subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लिक एसिड में स्टडी करने जा रहे हैं डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी एसिड हेरिडिटी मटेरियल को भी कहा जाता है। ये सेल्स के अंदर डिफरेंट जो सेलुलर प्रॉपर्टीज हैं और जो भी पोटेंशियल एक्टिविटीज है सेल्स की उनको भी कंट्रोल करता है। इसकी अगर हम लोकेशन या सिचुएशन की बात करें तो इसकी ज़्यादातर अमाउंट सेल के न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम्स के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा ये स्मॉल अमाउंट में सेल के जो दूसरे ऑर्गेनेल्स है जैसा कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में भी पाया जाता है। इसकी अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं जी, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। आपने अगर वो लेक्चर मिस कर दिया है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उस लेक्चर को देखें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं एक इसका क्विक रिव्यू दे देती हूँ आपकी आसानी के लिए। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली केमिकल कंपाउंड है जो कि 3 सब यूनिट से मिलके बना है, जिसमें एक नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर और एक फास्फोरिक एसिड ग्रुप अटैच है। वो नाइट्रोजनस बेस कोई भी पिरिमिडीन या प्यूरिन हो सकती है। इसके अलावा जो शुगर है वो 5 कार्बन मोनोसेकेराइड होगी एंड देन फास्फोरिक एसिड ग्रुप अटैच होगा। अच्छा जी, ये जो 4 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसकी कॉम्पोजिशन में शामिल, ये उन्हीं 4 डिफरेंट काइंड ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बने हैं, जिनमें 2 सिंगल रिंग और 2 डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस शामिल हैं। सिंगल रिंग को हमने पिरिमिडीन कहा था एंड डबल रिंग जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनको हमने प्यूरिन्स कहा था। अगर तो जो एडिनोसिन है वो अटैच होगी और साथ में मोनोफॉस्फेट ग्रुप आएगा तो ये डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी कि DAMP बनेगा। इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है वो एडेनिन है और साथ में शुगर अटैच है। इसी तरह अगर गोवानिन विद शुगर साथ में मोनोफॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो वो DGMP यानी कि डी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट कहलाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास साइटोसिन है तो वो डी साइटडीन मोनोफॉस्फेट DCMP कहलाएगा। थायमिन अगर नाइट्रोजनस बेस है तो वो डी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट यानी कि DTMP कहलाएगा। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये बेसिकली आपस में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू कंबाइन हो रहे होते हैं और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर अरेंज होके लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड्स अगर आपस में कंबाइन हो रहे हों तो उसको हम डाई न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, जिसकी एक एग्जांपल हमारे पास NAD की है। NAD बेसिकली एक डाई न्यूक्लियोटाइड है और ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ये बेसिकली एक कोएंजाइम है जो सेल के अंदर होने वाले मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में यूज हो रहा होता है। इसके अलावा अगर 3 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच हो रहे हों तो वो एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड की इस लिंकेज को समझने के लिए हम ATP की एग्जांपल देखते हैं। ATP बेसिकली सेल की एनर्जी करेंसी है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखते हैं जी इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है तो एक तो इसमें एडेनिन हमारे पास नाइट्रोजनस बेस आ जाएगी, उसके साथ साथ राइबोज शुगर और साथ में अटैच होंगे फॉस्फेट्स। अब इनका जो नंबर है फॉस्फेट्स का, क्योंकि ये जो फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं ये हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, तो ATP बेसिकली एनर्जी करेंसी है और ये एनर्जी इसके अंदर इन्हीं फॉस्फेट बॉन्ड्स की फॉर्म में स्टोर होती है। तो अगर तो ये एडेनिन बेस शुगर और एक फॉस्फेट अटैच होगा तो ये मोनोफॉस्फेट होगा यानी कि ये AMP कहलाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर 2 फॉस्फेट्स अटैच होंगे 1 और 2 तो एनर्जी का कंटेंट भी बढ़ जाएगा, तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहलाएगा जिसमें एनर्जी AMP से ज्यादा होगी।
सबसे ज्यादा एनर्जी जो स्टोर होती है एटीपी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 3 फॉस्फेट्स अटैच होते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाएगा, और ये जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो सेल को एनर्जी मिलेगी और एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एडीपी मजीद ब्रेक होकर एनर्जी लिबरेट करेगा और वो एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह ये रिवर्स हो जाता है, एएमपी से एडीपी, एडीपी से एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। बात करते हैं जी रेशियो ऑफ डिफरेंट बेसिस इन डीएनए। एरविन शरगाफ ने 1951 में डिस्कवर किया कि एडेनिन हमेशा थायमिन के इक्वल इसकी रहेगी लगभग अमाउंट, और गुआनिन एंड साइटोसिन की अमाउंट आपस में तकरीबन बराबर होगी। और ये सेल जो न्यूक्लिक एसिड है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर ये कंबाइन भी इसी सीक्वेंस में होती हैं, यानी कि एट जीसी, एट गवर्नमेंट कॉलेज, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो ये हमेशा एट जीसी कॉम्बिनेशन में आएंगी, यानी कि एडेनिन के साथ थायमिन एंड गुआनिन के साथ साइटोसिन आएंगी, तो इनकी अमाउंट भी तकरीबन जो है वो एक जैसी होगी। अब देखते हैं जी हम एक टेबल जिसमें हम सोर्स ऑफ डीएनए देखते हैं, डिफरेंट स्पीशीज जिसमें मैन, शीप, वीट एंड यीस्ट शामिल हैं, और इसके अंदर हम देखते हैं कि ये चारों बेसिस जो हैं ये किस किस रेशो में मौजूद है। तो इसमें हम देखेंगे कि एडेनिन की अमाउंट जो है वो लगभग थायमिन की इक्वल होगी, और गुआनिन की अमाउंट जो है वो साइटोसिन की इक्वल आएगी तकरीबन। मैन के अंदर अगर हम देखें तो एडेनिन 30.9 है और थायमिन 29.4 है, जो कि लगभग एक जितनी है। इसी तरह गुआनिन 19.9 और साइटोसिन 19.8 है। शीप के अंदर अगर आप देखें तो 29.3 एडेनिन और थायमिन जो है वो 28.3 है, जबकि गुआनिन 21.4 एंड साइटोसिन 21 है। वीट में अगर हम देखें तो एडेनिन की रेशियो 27.3 है और थायमिन की 27.1, जबकि गुआनिन की 22.7 और इसके साथ ही साइटोसिन की भी तकरीबन इसके बराबर होगी 22.8। यीस्ट में अगर हम देखें तो एडेनिन 31.1 है, जबकि थायमिन यानी कि ये जो एड का कॉम्बिनेशन बन रहा है वो 32.9, और जीसी कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो गुआनिन 18.7 जबकि साइटोसिन 17.1 है। उसके बाद बात करते हैं जी अमाउंट ऑफ डीएनए। अमाउंट ऑफ डीएनए एज पर अ पर्टिकुलर स्पीशी हमेशा फिक्स ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है जी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और स्पीशी टू स्पीशी हम जानते हैं कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो फिक्स होता है। हाँ, एक स्पीशी के अंदर सेल्स जैसे कि सोमैटिक सेल्स हैं जो कि सेक्स सेल्स नहीं हैं, उनमें क्योंकि वो डिप्लॉइड नंबर होता है क्रोमोसोम का, उसमें अमाउंट डिफरेंट होगी। जबकि अगर हम सेक्स सेल्स की बात करें जैसे एग्स एंड स्पर्म्स वगैरह, तो उनके अंदर क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है, यानी कि n नंबर रह जाता है, और वो हेप्लॉइड सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो थोड़ी सी वेरी करेगी क्रोमोसोम नंबर हाफ होने की वजह से। लेकिन वो हम देखेंगे कि वो सोमैटिक सेल का ही तकरीबन हाफ बन रहा है, जो कि जब मदर और फादर से दोनों सेल्स एग्स और स्पर्म कंबाइन होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो दोबारा से 2n नंबर रिटेन हो जाता है। अब ये देखते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन डिफरेंट स्पीशीज। टाइप ऑफ सेल्स में हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, लिवर सेल्स हैं, किडनी सेल्स हैं, और ये तीनों ही सेक्स सेल्स नहीं बल्कि सोमैटिक सेल्स हैं। सेक्स सेल्स के अलावा यानी कि एग एंड स्पर्म के अलावा जितने भी बॉडी सेल्स हैं उनको सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। और साथ में हमारे पास फोर्थ जो टाइप है वो स्पर्म सेल्स की है, जो कि एक सेक्स सेल है। इन दोनों के अंदर क्रोमोसोम नंबर 2n होगा यानी कि डिप्लॉइड होगा, और इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाएगा यानी कि हेप्लॉइड होगा। तो उसी हिसाब से जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो भी हाफ हो जाएगी निस्बतन। सबसे पहले जी हम देखते हैं कि ये जो डीएनए की अमाउंट है इसको हम पिकोग्राम विद इन द न्यूक्लियस पिकोग्राम्स में मेजर करेंगे। चिकन के अंदर हम देखते हैं कि रेड ब्लड सेल में 2.3, लिवर सेल में 2.4, किडनी में भी 2.4, जबकि स्पर्म्स में इनका हाफ 1.3 प्रेजेंट होता है। कार्प के अंदर जो कि एक फिश है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें रेड ब्लड सेल में 3.3,
लिवर सेल में भी 3.3 एंड किडनी सेल में भी 3.3 पिकोग्राम डीएनए मौजूद है पर न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और जो स्पर्म सेल्स हैं कार्ब्स के, उनके अंदर ये रिड्यूस हो जाता है नंबर एंड 1.6 रह जाता है। ये जी इसकी रेशो एंड अमाउंट के हवाले से डिटेल थी। अब बात करते हैं जी डीएनए के स्ट्रक्चर के हवाले से। डीएनए के स्ट्रक्चर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जी इसमें कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं एरविन शागाव का, जिसने डीएनए के अंदर मौजूद डिफरेंट जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनकी रेशियोज के बारे में बताया था और ये इंफॉर्मेशन इन्होंने 1951 में दी थी। इसके बाद हम देखते हैं जी म्यूरिक, विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, जिन्होंने बेसिकली एक्स-रे डायफ्रैक्शन टेक्निक के तहत फर्स्ट फोटोग्राफ ली थी डीएनए के स्ट्रक्चर की। उसी की बेसिस पे जेम्स डी वॉटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक ने एक स्केल मॉडल डीएनए का बिल्ड किया था। अब जो इंफॉर्मेशन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट और डिफरेंट जो शवाहिद थे, ऑब्जर्वेशंस थी, उनके तहत जो इंफॉर्मेशन मिली उनमें काफ़ी सॉलिड प्रूफ्स मिलते हैं कि ये बेसिकली एक 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पे मुश्तमिल है या 2 स्ट्रैंड्स पे मुश्तमिल है, यानी कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल हुए हुए हैं। अब जानते हैं कि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में स्टडी किया था हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे पे कॉइल हो रहे हैं तो ये कुछ इस तरह का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको अगर हम थोड़ा सा ओपन करके देखें तो वो कुछ इस तरह का बनता है, यानी कि ऐसे एक दूसरे के ऊपर कॉइल हुए हुए होंगे। तो ये जो डुप्लेक्स बन रहा है इसको हम डबल हेलिक्स या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब इस डबल हेलिक्स के अंदर अगर हम कॉइलिंग की बात करें तो ये दोनों ही स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होंगे, यानी कि एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में वाइंड हो रहे होंगे। अब ये जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं इनकी कॉइलिंग में जब हम ऑपोजिट कॉइलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हमेशा एडेनिन थायमिन के सामने आ रही होगी और गुआनिन साइटोसिन के सामने आ रही होगी। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक कर रही होंगी। एडेनिन थायमिन की स्ट्रक्चर के लिहाज से 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना पाते हैं, जबकि गुआनिन एंड साइटोसिन के दरमियान इनकी स्ट्रक्चरल कंपैटिबिलिटी की वजह से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के हवाले से। जैसे कि हमने कहा कि ये एक डबल हेलिक्स है, यानी कि ये एक डुप्लेक्स है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जिस तरह से सीढ़ी होती है उस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जिनके साथ नाइट्रोजनस बेसिस अटैच हो रही होती हैं एक दूसरे के साथ, ये जिस तरह सीढ़ी के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, लैडर होता है सीढ़ी का, उसी तरह के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी हमने बात की थी कि ये ऑपोजिट यानी कि एंटी पैरेलल होते हैं। तो एक हेलिकल स्ट्रक्चर देखें, एक हेलिकल स्ट्रैंड देखें, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि जो दूसरा हेलिकल स्ट्रक्चर है वो 5 के ऑपोजिट 3 आ रहा है और वो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक हमारे पास 3 के ऑपोजिट 5 आ रहा है और यहाँ पे भी 5 के ऑपोजिट 3 प्राइम एंड आ रहा है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट या एंटी पैरेलल होते हैं। उसके बाद हमने बात की कि ये टर्न बना रहे होते हैं। अब ये जो हर टर्न है इसके अंदर आपको इस तरह की नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ लिंक होती हुई, बॉन्ड होती हुई दिखाई भी दे रही है, जो कि इस सीढ़ी में बेसिकली लैडर का या स्टेप्स का काम कर रही होती हैं। हर टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे एडेनिन है तो थायमिन, यहाँ पे गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पे एडेनिन एंड यहाँ पे अगर साइटोसिन है तो इधर गुआनिन आएगा। तो इस तरह के 10 बेस पेयर्स मौजूद होंगे एक टर्न के अंदर। इसके अलावा इस एक
कंप्लीट टर्न को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जी कंप्लीट हो गया टर्न। तो ये जो एक कंप्लीट टर्न है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम इसको काउंट करें या यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करें, तो इसकी जो लेंथ है वो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट बनती है। अब चूंकि एक टर्न में 10 बेस पेयर्स हैं और इसकी टोटल लेंथ 34 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट है, तो हर जो बेस पेयर है उसके दरमियान 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट्स का डिस्टेंस आएगा। यहाँ तक जी इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं डीएनए के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब भी हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए उसको हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, पिक्चर या लेबल डायग्राम के साथ साथ एग्जाम्पल्स और पॉइंट्स की फॉर्म में हम लिखते हैं। इसके साथ साथ जब हमने डिस्टिंक्शन लेनी हो यानी कि A+ ग्रेड लेना हो, तो उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या जो एक्स्ट्रा एडिटिव्स हैं वो भी ऐड करने चाहिए। तो डीएनए के टॉपिक में आपने एक इंतहाई जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको ऐड करना बिल्कुल नहीं भूलना जी, उसको अच्छे से याद कर लें। वो इंफॉर्मेशन है जी एक बैक्टीरियम इकोलाई क्रोमोसोम के हवाले से। हम जानते हैं कि सेल के अंदर जो डीएनए है बेसिकली उसके अंदर, सेल के अंदर जितने भी उसकी जो स्ट्रक्चर्स बनने हैं या उन्होंने जो जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर होती है। इस इकोलाई बैक्टीरियम क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली डीएनए जो इसमें मौजूद होगा, जैसा कि हम जानते हैं वो पेयर्ड होता है यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर लगभग 5 मिलियन बेसिस मौजूद हैं। इन बेसिस की आगे अगर हम डिवीजन देखें तो जो इंफॉर्मेशन है इन बेसिस के अंदर वो छोटे छोटे यूनिट्स जो कि सेवरल 100 बेसिस से मिलके बने हैं, उन यूनिट्स में डिवाइड होती है। अब इंफॉर्मेशन कंटेनिंग ये जो यूनिट है, इस हर यूनिट को हम जीन कहते हैं। जहाँ डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, वहीं पे जीन को हम यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। यहाँ तक ये डीएनए कंप्लीट होता है। इसका स्ट्रक्चर, इसकी लोकेशन इसमें जो बेसिस हैं, कब किसने स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ डिस्कवर की, डिफरेंट सेल्स के हवाले से और अमाउंट के हवाले से कंपैरिजन भी हमने स्टडी किया। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में आरएनए के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।